कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं आगमगत एवं पूंजीगत के बारे में। आगमगत किसे कहते हैं और पूंजीगत किसे कहते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आगमगत की बात करते हैं। आगमगत या फिर इसे आयगत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है ये बताते हैं। सबसे पहले कि व्यापार जो होता है उस व्यापार में अक्सर करके प्रतिदिन हमें खर्चे करने होते हैं और जो प्रतिदिन खर्चे होते हैं उन्हें हम आगमगत खर्चे के नाम से जानेंगे, व्यय के नाम से जानेंगे, या प्रतिदिन जो हमें आय प्राप्त होती है उसे भी हम आगमगत आय के नाम से जानते हैं। क्योंकि व्यापार में आपने अक्सर करके देखा है या तो हमेशा व्यय या फिर आय दोनों होती है और इसी कारण हम आय कमाने के लिए व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। अर्थात जो आगमगत है यह व्यय भी हो सकते हैं, व्यय के रूप में भी हो सकते हैं और आय के रूप में भी हो सकते हैं। जो व्यय होंगे उन्हें आगमगत व्यय कहेंगे और जो आय होगी उसे आगमगत आय के नाम से हम जानेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से व्यय हो सकते हैं आगमगत जिन्हें हम आगमगत व्यय कहते हैं। उनके नाम क्या है। हमने कहा कि प्रतिदिन हमेशा जो व्यय होते हैं, जो खर्चे होते हैं उन्हें हम आगमगत व्यय कहते हैं। और प्रतिदिन या हमेशा लगातार जो व्यापार संचालन के लिए खर्चे किए जाते हैं वह आगमगत के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात जिनकी अवधि हम 12 माह के अंदर खर्च किए जाते हैं, बार बार देने पड़ते हैं। अर्थात ऐसे खर्चे, ऐसे व्यय जो बार बार किए जाते हैं, व्यापार में बार किए जाते हैं, उन्हें हम आगमगत के नाम से जानते हैं और अनिवार्यतः ये खर्चे हमें करने ही होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करें तो हमने यहाँ पर किराया दिया, वेतन दिया कर्मचारी को। तो ये वेतन देना, किराया देना, किसी को हमने दान दे दिए, चंदा दे दिए, ये सब जो है यह आगमगत के नाम से जाने जाते हैं। और भी देखिए जैसे मनोरंजन हुआ, ब्याज और लाभांश से हमें देना पड़ा किराया, और समाचार पत्र की बिक्री, सामान्य अनुदान, इस टाइप के होते हैं। ये सब आय है। हमसे इनको आय, व्यय और आय, हमने यहाँ कहा कि ये व्यय और आय दोनों रूप में होते हैं। तो ये जो हमने लिखा जैसे चंदा हमको कहीं से मिला तो इससे हमको आय हो गई, यानी ये क्या है, आगमगत आय है। इसे हम आय के नाम से जानेंगे। यह हमें पैसा मिल रहा है। चंदा, दान, व्याख्यान, यदि हम कहीं पे लेक्चर देते हैं तो वहां से हमें पैसे मिलेंगे और हम वही काम करते हैं लेक्चर देने का, तो हमें बार बार पैसा मिलेगा, इसलिए व्याख्यान से आय। मनोरंजन से प्राप्ति क्या होता है, यदि हमारे संस्थान में मनोरंजन की, बच्चों के मनोरंजन के लिए, बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए कोई ऐसा हमने रखा हुआ है जिससे हम उसे शुल्क वसूल करते, तो मनोरंजन से भी आय प्राप्त होती। ब्याज तथा लाभांश, हमने कहीं पे दूसरी जगह पैसा रखा हुआ है तो वो मंथली मिलता है, तिमाही मिलता है, 6 माही मिलता है। लाभांश भी हमें जो मिलता है तो निरंतर मिलते रहता, बंद नहीं होता है, इसलिए ये सब आगमगत है। किराया हर महीने प्राप्त होता है, 3 महीने में प्राप्त होता है, शर्त के अनुसार प्राप्त होता है, लेकिन 12 महीने के अंदर लगातार प्राप्त होते ही रहता है, इसीलिए यह भी आपने देखा है आगमगत आय के रूप में जानी जाएगी। इसी प्रकार समाचार पत्रों की बिक्री, सामान्य अनुदान की बात करेंगे हम। ये भी समाचार पत्र भी हम बार बार बेचते रहते हैं और अनुदान जो है सामान्य सरकार से मिलता है वह भी लगातार मिलते रहता है। जैसे अनुदान प्राप्त स्कूल में आपने देखा होगा, वहाँ पर जो सैलरी मिलती है तो वो 2-3 महीने में मिल ही जाती है। तो इस प्रकार से ये आय हुई जो आगमगत आय के नाम से जानी जाएगी। यानी ऐसी, अब यहाँ पे व्यय के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, आय। ऐसी आय जो बार बार प्राप्त हो उन्हें हम आगमगत आय कहेंगे। और ऐसे व्यय जो बार बार किए जाते हैं वो आगमगत व्यय किए जाते हैं। आपको समझ में आया होगा आगमगत आय और आगमगत व्यय
के विषय में बात करते हैं। अब व्यय के संबंध में देखिए, जो व्यय है वो कौन से होंगे, तो व्यय होंगे छपाई व स्टेशनरी व्यय। इस व्यय के कारण छपाई और स्टेशनरी कराएंगे हम हमारी संस्थान के लिए, तो ये व्यय देने पड़ेंगे। समाचार पत्र और पत्रिका जो प्रतिदिन आते हैं या साप्ताहिक आते हैं, उनके लिए हमें खर्च करने होंगे। डाक तार व्यय, मरम्मत, विज्ञापन, धर्मादा, अंकेक्षण शुल्क, वेतन और पुरस्कार भी हम देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पैसा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हम व्यय कर रहे हैं। मनोरंजन व्यय, किराया, किराया हमने दिया, हो सकता हमने किराए से उठाया होगा हमारी संस्थान के लिए घर, तो हम यहाँ पे किराया देंगे। बीमा किया होगा हमारे संस्थान के सदस्यों का, तो उसका पैसा जाएगा हमारा। तो सम्मानार्थ, हमारे सम्मान के लिए भी हम कहीं कहीं भुगतान करते हैं, पैसे देते हैं सम्मान के कारण, तो वो भुगतान नगर पालिका का टैक्स जमा करेंगे हम। तो ये सब जो है ये व्यय कहलाएंगे, ये व्यय कहलाएंगे। और ये व्यय जो है ये बार बार किए जाते हैं। ऐसे व्यय जो बार बार किए जाते हैं उन्हें हम आगमगत या आयगत व्यय के नाम से जानते हैं। अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पर पूंजीगत की बात करते हैं कि पूंजीगत क्या है। तो पूंजीगत भी इसी प्रकार से आप देखेंगे, दो प्रकार का होता है पूंजीगत। और ये दो प्रकार में आप देखेंगे कि पूंजीगत जैसे हमने यहाँ पे व्यय और आय के रूप में लिया था, ऐसे ही पूंजीगत के भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो व्यय और दूसरा आय। इसे भी दो रूप में देख लेंगे, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के रूप में कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूंजीगत व्यय किसे कहेंगे, तो ऐसे व्यय, पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय जो कभी कभार किए जाते हैं, ऐसे व्यय, या फिर यहाँ पर आय। तो व्यय ऐसे व्यय जो कभी कभार किए जाते हैं। अब आप समझते होंगे कभी कभार कैसे किए जाते हैं, या ऐसी आय जो कभी कभार विशेष अवसर पर प्राप्त होती है। हमें आय तो प्राप्त होगी, व्यय होंगे तो हम भुगतान करेंगे वहां पर, तो इन्हें हम पूंजीगत कहेंगे। जैसे हम आय की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर आयगत देखा था, उसके नीचे देखिए कैसे पूंजीगत जो क्रय से संबंधित है, या किसी मशीन की या किसी वस्तु की जो स्थायी संपत्ति है उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी ये व्यय किए जाते हैं। क्रय या कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये व्यय किए जाते हैं। कैसे कि कोई मशीन है और उस मशीन को हमें चलाना है और कोई पार्ट्स उसका खराब हो गया है, तो वह पार्ट्स लगा देंगे तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मशीन जोड़कर भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये पूंजीगत होते हैं, इनमें बड़ी मात्रा में खर्चे होते हैं, यानी पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। जैसे देखिए वसीयत, यदि किसी ने वसीयत दे दिया हमारी संस्थान को, तो यहाँ से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा, इसीलिए ये पूंजीगत आय मानी जाती है। इसी प्रकार प्रवेश शुल्क, जो प्रवेश शुल्क होती है वो भी बड़ी मात्रा में मिलती है यहाँ पर, क्योंकि सभी सदस्यों का पैसा आता है यहाँ पर। समर्पित निधि प्राप्तियां, जो को समर्पित निधि जो होती है तो वह भी अधिक रकम होती है और एक बार ही मिलती है। आजीवन सदस्यता शुल्क, कोई सदस्य बनना चाहता संस्थान में और वो जीवन में सिर्फ एक बार ही शुल्क जमा कर देता है, तो वह शुल्क भी बड़ी मात्रा में होता है, इसीलिए वह पूंजीगत माना जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क विशिष्ट प्रकार का जो चंदा होता है, दान होता है, अनुदान होता है, विशेष प्रकार का होता है, जो एक बार ही दिया जाता है और बड़ी मात्रा में दिया जाता है, अधिक पैसे में पैसा दिया जाता है, उसे हम विशिष्ट चंदा दान या अनुदान, जो पूंजीगत आय होती है। स्थायी संपत्ति की बिक्री और विशेष निधि पर ब्याज की बात कर लेते हैं। जो स्थायी संपत्ति उसको बेचेंगे तो हम बार बार तो मशीन बेचेंगे नहीं या संपत्ति बेचेंगे नहीं, एक बार ही बेचेंगे, इसलिए यह पूंजीगत आय के रूप में जानी जाती है। और विशेष निधि पर ब्याज, जो विशेष कोष है हमारा, हमने धन जमा किए हैं उस पर हमें जो पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वह भी यहाँ पर पूंजीगत आय के रूप में जाना जाता है। तो ये बात तो हुई पूंजीगत आय की। अब देखते हैं हम पूंजीगत व्यय के विषय में
कि ऐसे व्यय जो कभी कभार किए जाते हैं, बड़ी मात्रा में किए जाते हैं, उन्हें हम पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे पुस्तकों का क्रय किए, पुस्तक हमने ढेर सारी खरीदे हमारी संस्थान के लिए, तो एक बार ही खरीदना पड़ेगा और वो पुस्तक का उपयोग कईयों दिनों तक किया जाएगा, इसीलिए यह पूंजीगत व्यय होता है। खेल कूद का सामान खरीदे तो खेलकूद का जो सामान होता है वो भी अधिक समय तक चलता है, एक वर्ष से अधिक चलता है, इसीलिए यह भी पूंजीगत व्यय के रूप में होता है। भूमि पर व्यय, यदि हमने कोई भूमि खरीदा है, कोई खेत खरीदा है संस्थान के लिए, कोई जमीन खरीदा है संस्थान के लिए, तो वह भी पूंजीगत व्यय कहलाता है। विनियोग कर दिया, हमारे पास जो धन रखा था उस धन को हमने दूसरी जगह लगा दिया, तो वह भी पूंजीगत व्यय है। शासकीय ऋण, हम शासकीय ऋण भी एक पूंजीगत व्यय माना जाता है। और फर्नीचर क्रय और आहरण की बात करते हैं, फर्नीचर खरीदा तो हम जीवन में एक दो बार ही फर्नीचर खरीदते हैं, इसलिए यह पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बार बार नहीं किए जाते। और आहरण, कोई भी यदि आहरण करता है तो यह भी पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में वह पैसा हमारी संस्थान से निकाल कर ले जाता है, इसीलिए यह पूंजीगत व्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा आगमगत और पूंजीगत में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कि आगमगत ऐसे व्यय जो बार बार किए जाते हैं और निरंतर किए जाते हैं, इसलिए अस्थायी प्रकृति के होते हैं ये, क्योंकि बार बार किए जाते हैं, 12 महीने में कई बार किए जाते हैं, तो ये आगमगत कहलाते हैं। और पूंजीगत 12 महीने से अधिक लंबे समय के लिए किए जाते हैं, स्थायी प्रकृति के होते हैं, कभी कभार किए जाते हैं, जीवन में 2-4 बार ही मुश्किल से ये व्यय किए जाते हैं या आय प्राप्त होती है, तो इन्हें हम पूंजीगत के नाम से जानते हैं। तो आपने समझा होगा आज कि पूंजीगत किसे कहते हैं और आगमगत किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।